हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक लेके चलता हूं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर और डॉक्टर्स। तो इस जर्नी में हम लोग क्लास 11 का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर मान लीजिए पीरियोडिक टेबल की, तो पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमको पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों पड़ी। तो जैसे कि हम लोग आम बोलचाल में जो हम लोगों का रीजनल लैंग्वेज होता है, उस भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो जो शब्द होते हैं हम लोग यूज करते हैं अपने आम बोलचाल भाषा में, या उस चीज़ को लिखते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सिंबल से मिलके बना होता है। वो फिर क्या होता है कि छोटे छोटे सिंबल एक तरह से वर्ड बनते हैं, फिर वर्ड को सिस्टमाइज फॉर्म करते हैं, तो हम लोग क्या सेंटेंस बनते हैं। उसके बाद उस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, या कोई भी कह सकते हैं कि पेपर में, या कोई भी पैराग्राफ लिखा जाता है उसमें, कोई कहानी लिखा जाता है, किस्सा लिखा जाता है उसमें। तो ऐसे सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा सोचा जाए हम लोग कि पीरियोडिक टेबल का यूज इसलिए बना क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी कंपाउंड बनते हैं, तो एक तरह से कोई ना कोई एलिमेंट ही होता है, उसका कंपाउंड बना होता है। एक तरह से अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से सोचा जाए कि जैसे अल्फ़ाबेट है, उसके बाद उसका ओरिजिन हुआ तो वर्ड बना, वर्ड के बाद उसका फिर क्या बना, एक तरह से सेंटेंस बना, सेंटेंस के बाद उसका पैराग्राफ बना, फिर उसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं बेधड़क बेधड़े से कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग यही सेम चीज़ यूज करते हैं कि पहले एलिमेंट्स के एक एक एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किससे रिएक्शन करता है, किससे नहीं, कौन सा कंपाउंड बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, क्या उसके जनरल ट्रेंड्स होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब समझिए कि एक तरह से पूरे केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट है ये, कि अल्फ़ाबेट मतलब इसके बारे में जान गए तो फिर उसके बाद कंपाउंड क्या क्या बनते हैं ये जान गए, फिर कंपाउंड जब बन जाते हैं तो उसके बाद उनका दूसरे से रिएक्शन क्या होता है, एक तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, उस हिसाब से वो चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। फिर वो रिएक्शन कई स्टेप में होता है कि एक प्रोसेस से फिर दूसरे प्रोसेस, फिर तीसरे प्रोसेस, अलग अलग स्टेप में होता है। तो एक तरह से इंडस्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि पैराग्राफ टाइप का हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसे पूरा एंड प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसका यूज करके हम लोग अलग अलग चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर पे खाना बना रहे हैं, तो कभी मार्केट से हम लोग गए तो पहले दाल लिए, फिर हल्दी लिए, मसाला लिए, अलग अलग वो एंड प्रोडक्ट है, फिर लेके सबको ला के मिक्स किए, उसके बाद हम लोग घर पे खाना बना रहे हैं। तो सेम ऐसे ही पीरियोडिक टेबल का भी यूज है हम लोगों के लाइफ में और केमिस्ट्री में भी। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन। तो पहले इंट्रोडक्शन हम लोग इसका देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब इंट्रोडक्शन इसका क्या है, मतलब जो अभी हम बताए हैं। दूसरी बात ये कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन में है। बिफोर गोइंग, मतलब पहले इस चीज़ को देखने से पहले, जाने से पहले, इसके अंदर क्या हम लोग कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन का हम आंसर पूछेंगे जो आप लोगों को बताना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इज अल्फ़ाबेट नेसेसरी टू लर्न एनी लैंग्वेज। क्या अल्फ़ाबेट जरूरी होता है कि कोई लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। शुरू में ही हमने बात किया था कि अल्फ़ाबेट जो होता है किसी भी लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, कि कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे मान लीजिए कन्नड़ा बोलना है तो उसमें उसका अल्फ़ाबेट होता है, अरबी बोलना है तो उसका अलग अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश बोलना है तो उसका अलग अल्फ़ाबेट होता है, हिंदी बोलना है तो उसका क ख ग घ ख अंग, ये सब अल्फ़ाबेट अलग होते हैं। तो मतलब हर लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट होना जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। ठीक, तो इसमें ये बात बोल दिया। ठीक, अब एस नो में आप लोगों को बताना है कि क्या ये एस होना चाहिए या नहीं। तो सिंपल सी बात है, सबको बोलना चाहिए कि हाँ एस जरूरी है भाई, क्योंकि अल्फ़ाबेट जानना जरूरी होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट से ही हम लोग वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर सेंटेंस का। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यस होना चाहिए। ठीक, उसके बाद कुछ दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है कि वो कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही कोई यूनिवर्सल अल्फ़ाबेट हो और सब में अप्लाई हो जाएगा, नहीं। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि हम इसमें शो किए हैं स्लाइड में, जैसे आप लोग देख रहे हैं, वी नीड तेलुगु अल्फ़ाबेट टू लर्न तेलुगु।
तेलुगु को अगर मान लीजिए हमको लर्न करना है तो सबसे पहले हम लोगों को तेलुगु के अल्फ़ाबेट आने ज़रूरी है। कि तेलुगु के, अब देखिए ये क्या है, इसका आ वाला सिंबल है, ओलू रेणु ऐसे करके इसका पहले हम सुने हैं, जैसे कि हैदराबाद में कई लोग हमारे रिलेटिव रहते हैं इस वजह से हम सुने हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमको आइडिया नहीं है। तो जो तेलुगु बोलता होगा उसको ये चीज़ें दिखती होंगी कि हाँ ये हमारा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ठीक, सिमिलरली अगर मान लीजिए इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट देखिए, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं कि अंग्रेजी में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि हमको लगता है कि सब लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, छोटे में एकदम कुटाई होती है जब छोटे पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन परिवार से आते हैं तो इंग्लिश को बड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को भी हमको लग रहा है कि बड़ा फोर्स किया गया होगा शुरुआत में, नहीं तो आप अच्छे बच्चे होंगे, पहले से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, वो तो अंडरस्टूड है इंग्लिश तो। लेकिन जनरली बच्चों को फोर्स किया जाता है, इंडियन पेरेंट्स ऐसे मेंटल मतलब एक तरह से मेंटलिटी होती है कि इस चीज़ को हाँ मेरे बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हर जगह हो गया है। इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आप बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही परफॉर्म हो रहा है, और जब इंग्लिश में आप बोलते हैं तो अपनी सोसाइटी ऐसा डिज़ाइन हो चुका है कि उसमें इंग्लिश बोलने वाले को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं लोग, मतलब अलग नज़रिए से देखते हैं कि हाँ लग रहा है कि पढ़ा लिखा है, ऐसा है, या कुछ अलग टाइप के जो भी दिमाग में लोग सोचते हैं। लेकिन बस इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, बट सोसाइटी का है कि लोग मानते हैं। अब जैसे अल्फ़ाबेट में देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, ये दिया है। उस अल्फ़ाबेट के जस्ट नीचे उसका मतलब यूज़ दिया है कि ये अल्फ़ाबेट यूज होके एप्पल के स्पेलिंग में, मतलब एक वर्ड बना रहा है उसमें ये यूज हो रहा है, ए फॉर एप्पल ऐसे याद कराया गया है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं कि जो हम लोगों के डेली लाइफ में किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए यूज होता है। तो सिमिलरली ऐसे ही पीरियोडिक टेबल भी तो होना चाहिए ना हम लोगों के लाइफ में, कि जो हम लोग केमिकल के बारे में जब जानना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके एक एक एलिमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक तरह से अल्फ़ाबेट है उस चीज़ का, ठीक है कि नहीं, है ना। तो अब देखिए दूसरा हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि एक तरह से बोला जाए कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बेस्ड ऑन द फैक्ट दिस फैक्ट, मतलब ये जो हम लोग फैक्ट अभी को देखे हैं, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट सम साइंटिस्ट कंसिडर्ड केमिस्ट्री एज ए लैंग्वेज एंड पीरियोडिक टेबल इज इट्स अल्फ़ाबेट चार्ट। जो शुरू से ही हम बताते हुए आ रहे हैं कि क्या, कि जो इसमें केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज है, जो केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, पूरा केमिस्ट्री का लैंग्वेज, रिएक्शन कैसे होते हैं, कौन सा रिएक्शन कहाँ जाता है, फिर कैसे होता है, इस चीज़ को पूरा हम लोग देखते हैं। तो उसमें जो यूज होता है वर्ड सिंबल जो यूज होता है वो क्या है, एक तरह से केमिस्ट्री लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट है जो कौन सा एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उस चीज़ के हिसाब से हम लोग कोई भी रिएक्शन कैसा हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसा है, कैसा वो कंपाउंड बनाएगा, ये सब चीज़ें हम पूरी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब केमिस्ट्री एज ए लैंग्वेज एंड पीरियोडिक टेबल इज इट्स अल्फ़ाबेट चार्ट, ठीक है। अब उसके बाद अब देखा जाए तो डायरेक्ट हम पीरियोडिक टेबल खोल रहे हैं, इसमें बताना चाह रहे हैं कि हाँ पीरियोडिक टेबल जो है इसमें, जैसे कि इसके पहले हमने भी कई सारे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स दिखाए हैं, जैसे तेलुगु का दिखाए हैं, इंग्लिश का दिखाए हैं, हिंदी का नहीं दिखाए, लेकिन हिंदी पे मैक्सिमम ज़्यादा लोग देखे ही होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हमको लग रहा है लगभग सब लोगों ने ही देखा होगा सॉरी। तो इसमें हम लोग ये दिखाने की कोशिश की है कि जो केमिस्ट्री का लैंग्वेज है उसमें ये अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, ये इसका चार्ट है अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, किसको क्या बोलते हैं, कि इसके प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होती हैं, कि कौन एब्नॉर्मल बिहेवियर करता है, शो करता है, कौन सा क्या कंपाउंड बनाता है, क्या इसका जनरल ट्रेंड होता है, ग्रुप कैसे। अब ये सब चीज़ें मतलब जानने से पहले हम लोगों को पहले इसके हिस्ट्री पे जाना होगा। हिस्ट्री पे मतलब कि कैसे ये शुरुआत हुआ, साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज़ें कैसे आई, ठीक है। तो ये चीज़ जानेंगे। अब एक तरह से ओवरव्यू हम आपको दिखा चुके हैं कि जो केमिस्ट्री लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है वो क्या है, ये पूरा है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, अब इसमें हम आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं
कि कोई भी चीज़ जैसे जैसे इवेलुएट करता है, मतलब कि कोई भी चीज़ इन द सेंस कि अगर बायो से हम लोग रिलेट करना चाहें कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे है, तो बायो में सबसे पहले क्या होता है कि पहले चीज़ों को बताते हैं कि यूनिवर्स था, फिर यूनिवर्स से वही क्वेश्चन आ जाता है मुर्गी आया कि अंडा पहले मुर्गी आया कि अंडा, ये तो आज तक कंट्राडिक्ट है। बायो वाले से आप लोग पूछिएगा कि मुर्गी आया पहले या अंडा, वो शायद साइंटिफिक वही जवाब दे पाएँ, लेकिन हमको लगता है पहले अंडा आया होगा, क्योंकि मुर्गी उसके बाद आई होगी, क्योंकि कैल्शियम फिर जमा हुआ होगा, कैल्शियम से फिर बीच में जो भी प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके बाद वो चीज़ें डिज़ाइन उसमें लाइफ आता है। क्योंकि कोई भी जब एक इन्वायरमेंट बनता है, उस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कोई भी जीव जो होता है वो पनपता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करें अपने डेली लाइफ में, तो क्या होता है, पहले छोटा बच्चा होता है, तो पहले वो पैदा होता है तो एकदम मतलब उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या है कैसे है, कि न्यूली बॉर्न। तो जैसे हम लोगों का पीरियोडिक टेबल अगर देखा जाएगा, तो शुरुआत में जो साइंटिस्ट सोचा होगा कि मतलब ये एलिमेंट्स हैं, इसको कुछ बना दिया जाए, तो सबसे पहले हमको लगता है मेरे हिसाब से तो प्राउस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे प्राउस्ट, जो ये बताए थे कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। उन्होंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, मतलब जो मन में आया जैसे आया बोल दिए थे, मतलब कि हाँ होता है, मतलब शुरुआत तो कर दिए थे, ठीक है। तो दूसरी बात ये चीज़ थी। तो अब देखिए दूसरा स्टेज जब इसका आया ना, ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये बच्चा बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि चलना सीखा, धीरे धीरे उठा गिरा। तो ऐसे ही जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन करते हैं, शुरुआत से जो साइंटिस्ट हमारे पहले जो थे, हम लोगों के बुजुर्ग जो इस समय अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे, अपने दिमाग लगाए थे कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो मतलब खोज करके गए थे। उसमें कमियां आई, हाँ नो डाउट कमियां आई, लेकिन उस कमियों को धीरे धीरे हम लोग सुधारे, जो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे की लाइफ दिखाई गई है कि ये बच्चा है, पहले छोटा था तो कुछ नहीं जान रहा था, कुछ नहीं समझ पा रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके इन्वायरमेंट में लोग जैसे थे अपने खड़ा होने की कोशिश किया, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे इसकी एज बढ़ी, एक एडल्ट हो रहा था, छोटा बच्चा था तो लैड हो गया, उसके बाद ये एडल्ट सेंस में आ गया, मतलब जो हम लोग का। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल का भी हम लोग डिज़ाइन देखेंगे कि शुरुआत में पहले कोई साइंटिस्ट थे जो अपना दिमाग लगाए थे कि ऐसे हुआ था, फिर उसके बाद उस डिज़ाइन को दूसरा कोई साइंटिस्ट देखा, उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी उसको हटाया और फिर अपना मॉडल दिया। ठीक वैसे ही सेम दूसरे साइंटिस्ट ने देखा उनका मॉडल, अरे अरे ये आप तो ये बताए थे, इसमें ये कमी लग रही है, नए नए एलिमेंट जैसे जैसे खोजे जा रहे थे, कोई ना कोई चैलेंज आ जा रहा था, उस हिसाब से धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ा ऐसे ही धीरे धीरे उसमें की जो कमियां थी हटाया गया, और आज एक स्टेज पे हम लोग खड़े हैं कि एक लॉजिकल आंसर हम लोग दे पाते हैं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई उसका बिहेवियर हो, उस हिसाब से हम लोग कोई ना कोई लॉजिकल आंसर देते हैं, जो अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, अब आप लोग तो ऑब्जर्व किए, तो इसमें कॉमन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बता रहा है कि क्या है कॉमन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, जो हम अभी आपको समझाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन द सेम मैनर देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ इन केमिस्ट्री विद द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट बाय साइंटिस्ट। अब जैसे जैसे धीरे धीरे एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही थी, वैसे वैसे एलिमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अब उस एलिमेंट की स्टडी करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट सामने आए, और जब सामने आए तो उन्होंने अपनी अपनी राय दिए कि ठीक है मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए बैठ रहा है, हिटलट्राइन मेथड कर रहे थे। फिर उसके बाद उनकी कमी को हटाने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हम अगर बताएं एक हायरार्की टाइप का, तो प्राउस्ट आए थे सबसे पहले, जिन्होंने बताया था कि ये हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो। तो देखा गया कि मतलब जो मन में आया बोल दिया, इसका कोई लॉजिक दिख ही नहीं रहा था। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट आए थे लवोजियर ने बहुत सारे खोज किए हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। उस हिसाब से लवोजियर ने बताया था कि एलिमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। कौन कौन सा? एक मेटल, एक नॉन मेटल। अब इसमें हम थोड़ा सा लिख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लवोजियर
ठीक है। अब देखिए इसमें हम किसका बता रहे हैं, लेवोजियर का। लेवोजियर जो साइंटिस्ट थे ये दो चीज को बताए थे, एक होता है एलिमेंट जो होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल। एलिमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गए, मेटल और नॉन मेटल। जो मेटल होता है इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है। अब सिमिलरली देखिए ये जैसे कि अब इसका एग्जांपल हम मान लीजिए बताएं तो जैसे सोडियम है, Na है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है, Na प्लस। एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दूसरी चीज नॉन मेटल के बारे में, ये नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलेंगे तो दूसरे वाले को इलेक्ट्रो निगेटिव, इसको इलेक्ट्रो निगेटिव। तो इलेक्ट्रो निगेटिव, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव। इसको इलेक्ट्रो निगेटिव जब बोलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। जब इलेक्ट्रो निगेटिव बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब होता है तो उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका जो चार्ज होता है एक तरह से न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर मान लीजिए 11 था इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन भी था, तो अगर इलेक्ट्रॉन 11 था और प्रोटॉन भी 11 था तो ये एक निकल गया, एक भाग गया यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया, मतलब आया, देखा इसको कहीं से एनर्जी मिली, निकल के भाग गया, क्या कि भैया आप अपना देख लो हम निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, स्टेबिलिटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता भी चुके हैं, जो कि लेक्चर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो एक इनर्ट लाइक गैस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, इनर्ट गैस लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लूज होते हैं या गेन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक निकल गया तो इसके पास बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक, अब प्रोटॉन अपनी जगह पे है, 11 के 11 है, तो अब टोटल चार्ज इस पे क्या, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो यहाँ हमने दिखाया है Na प्लस के फॉर्म में, Na प्लस के फॉर्म में। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसी को क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कैटायन। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव जो क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल में ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो अब इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ऐसे एग्जांपल क्या है, तो पूरे नॉन मेटल का कोई भी बता सकते। जैसे मान लीजिए कॉमन एग्जांपल अगर हम बताएं तो क्लोरीन हो गया। क्लोरीन है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस। पहले तो कॉमन था। अब सिमिलरली ऐसे समझ लेंगे आप कि कैसे ये होता है कि Cl माइनस या Na प्लस, जो हम अभी समझाएं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है या गेन करता है तभी ये होता है। ठीक है, तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये लेवोजियर ने अपना बताया था। एक चीज़ और नोट करिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, लेवोजियर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ऐसे फिजिक्स में जैसे हर जगह न्यूटन आ जाते हैं ना, केमिस्ट्री में ऐसे लेवोजियर आ जाते हैं और डाल्टन साहब आ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इन 18 हम बता रहा है, अब हिस्ट्री सुनिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाथा सुनिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। इन 18 सेंचुरी जो था 1800, उसमें ओनली 31 एलिमेंट वेयर देयर, मतलब उस समय केवल 31 एलिमेंट थे। तो 31 एलिमेंट थे, तो जो साइंटिस्ट उस समय के थे, जो उस समय के लोग थे, वैसे सोचते होंगे कि अरे 31 तो है। अभी जो हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं और जो चीज़ें देख रहे हैं, तो जितना जान रहे हैं, जितना देख रहे हैं उतना ही तो जान रहे हैं। क्या पता भविष्य में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम लोग हवा में उड़ते रहें अपने आप, जो ये फ़ोन और जो डिजिटल डिवाइसेस हम लोग देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट आ जाए,
क्योंकि उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, एआई रोबोटिक्स पे इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही जो उस समय के साइंटिस्ट थे अपने बारे में सोचते थे कि हाँ इस समय इधर बीच इतना ज़्यादा एलिमेंट है तो इसको ही अरेंज करना है, तो वही तो सोचेंगे ना। धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स और नए नए खोज किए गए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, तब ये कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट सामने आए और अपनी अपनी राय दिए, ठीक है। अब 1865 में बता रहा है कि ये एलिमेंट 31 से 63 एलिमेंट हो गया था, आइडेंटिफाई कर लिए थे। अब सब लोग तो लगे थे काम पे कि कोई कुछ और खोज रहा है, कोई कुछ और खोज रहा है। अब बात दूसरी है कि इंडिया वाले उस समय गुलाम थे, लेकिन हर जगह एक तरह से रिसर्च का काम हो रहा था। तो उस समय एक तरह से रिवोल्यूशन टाइप का बोल सकते हैं कि इस साइंटिफिक फील्ड में भी, क्योंकि इसी समय क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों का भी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी चीज़ें खोजी जा रही थी, अलग अलग टाइप के जीव जंतु भी मिल रहे थे। तो ये धीरे धीरे चीज़ें देखी जा रही थी। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं अभी यूनिवर्स में नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ है उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, उस पर भी रिसर्च चल रहा है। एक तरह से साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि बहुत कम चीज़ें हम लोग अभी देखें जितने यूनिवर्स में चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या है कि इस समय रिसेंट अगर हम लोग बात करें जो हम लोगों के लाइफ में खोज हो रही हैं, तो अलग अलग सैटेलाइट हम लोग भेज रहे हैं, अलग अलग चीज़ें भेज रहे हैं कि स्पेस में भेज रहे हैं कि स्पेस क्राफ्ट वगैरह कि वहाँ से जाएँ डिटेल्स लेके आएँ। तो जैसे इंडिया का कोई सैटेलाइट जा रहा है या स्पेस शिप जा रहा है, तो उसमें क्या है कि अलग अलग फोटोग्राफ अलग अलग जगह से ला रहा है। उसके बाद वो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद दुनिया के सामने हम लोग रख रहे हैं कि देखिए यहाँ चंद्रमा पे पानी है, यहाँ ये है वो है। तो उस तरह से चीज़ें सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस समय ये चीज़ जो इस समय हम लोग जो चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन उस समय वो चीज़ खोजी नहीं गई थी, तो उसके बारे में लोग सोच रहे थे। तो अभी जो चीज़ हम लोग नहीं जान रहे हैं उसके बारे में अब एट प्रेजेंट बता रहा है कि 144 एलिमेंट है, ठीक है। 144 एलिमेंट बता रहा है। लेकिन अब ये एलिमेंट इस समय हम जो बता रहे हैं, जो प्रेजेंट में इस समय जिस समय वीडियो बन रहा है, इस समय 144 की जगह पे कितना हो गया है, ये 118 हो गया है, ठीक है। 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, जानकारी में हो गए हैं। ये 118 एलिमेंट मिल चुके हैं अभी के लिए, अभी जो हम बता रहे हैं रिसेंट जो वीडियो बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अब अलग अलग साइंटिस्ट आए कि भैया इतने सारे एलिमेंट मिल गए, तो कैसे इनको अरेंज किया जाए, कैसे पढ़ा जाए इसके बारे में, कैसे चीज़ों को जाने। अगर बिना इतनी ढेर सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अगर मान लीजिए एक एक को पढ़ने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ट्रिक्स टेक्निक बनाया जाए, कुछ ऐसे सिस्टमेटिक वे में रखा जाए कि कुछ चीज़ों का कुछ सिमिलर चीज़ दिखे। सिमिलर चीज़ इन द सेंस, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई चीज़ अगर मान लीजिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ और करते हैं, जैसे मान लीजिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इवेंट का मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मतलब यहाँ जो है VIPs लोग बैठेंगे, इसके जस्ट पीछे थोड़ा जो रिस्पेक्टिव लोग हैं वो बैठेंगे, उसके पीछे आम जनता बैठेगी। आम जनता में भी हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या इधर लेडीज़ बैठेंगे, इधर जेंट्स बैठेंगे, इधर सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। तो अलग अलग चीज़ें हम लोग अलग अलग टाइप से हम लोग अपने आप से उस चीज़ को बढ़िया से हो पाए, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग टाइप से अपने अपने व्यवस्था को देखते हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों ने भी सोचा कि इतने सारे एलिमेंट तो हो गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसको पढ़ना है तो एक एक पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए इसको सिस्टमेटिक अरेंज करने की कोशिश किया गया। सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स इजिली दे आर क्लासिफाइड सिमेट्रिकली उसको हम लोग क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग टाइप से साइंटिस्ट जो आए वो अपना बताने लगे कि हाँ ऐसे करिए सर, ऐसे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसमें कुछ कमी आई, नए या कुछ खोजे गए एलिमेंट्स जो बीच में आने लगा, उसमें दिक्कत होने लगी, तो इसलिए उस चीज़ को मॉडिफाई किया गया, फर्दर मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसका। अब ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखेंगे, आफ्टर स्टूडिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू क्या एबल हो जाएंगे, टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चीज़ हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हम लोग इसके काबिल हो जाएंगे कि अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एलिमेंट्स जो है कि उसको क्यों क्लासिफाई किया गया, उसके प्रॉपर्टी कैसे कैसे अलग अलग हैं और कुछ कुछ के सिमिलर है। जिसके सिमिलर है एक ग्रुप में रखा गया,
जिसके अलग हैं उसको दूसरे ग्रुप में रखा गया, जिधर सिमिलर प्रॉपर्टी एक के जस्ट बाद उसको भी एक ग्रुप में रखा। कौन से मेटल है एक पास रखा गया, कौन से नॉन मेटल है एक पास रखा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट को एक जगह रखा गया। ये सब चीज़ों को एक तरह से सिस्टमाइज वे में रखने की कोशिश की गई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब पहले कैसा था, अब कैसा है, इस चीज को भी हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सोच पाएंगे, समझा पाएंगे किसी को कि नहीं देखिए पहले जो साइंटिस्ट थे ये बता रहे थे ऐसे था, लेकिन बीच में अब मान लीजिए लॉजियर का जो बोले मॉडल कैसे खराब हो गया, क्योंकि जब ये मेटल को और नॉन मेटल को डिवाइड किए थे दो पार्ट में, लेकिन जब क्या मेटलॉइड्स खोजे गए तो फिर क्या हुआ, उसका पोजीशन ही नहीं था। फिर क्या हुआ, ये हक्का बक्का रह गया, अरे भाई इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए जो लवोजियर थे उसका मॉडल गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि कैसे पहले के जो पीरियोडिक टेबल थे और आज जो हुए हैं उसके बारे में जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो चीज़ समझ पाएंगे कि क्या कि पहला कैसा था और आज कैसा है। ठीक है, अगर मान लीजिए देखा जाए नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या कि हम लोग एलिमेंट को अलग अलग ब्लॉक में बांटे हुए हैं। पीरियोडिक टेबल जो हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अलग अलग ब्लॉक में बांटे गए हैं। वो कौन कौन से ब्लॉक हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, तो उसमें क्लासिफाई द एलिमेंट इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स एंड लर्न देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, जो हम लोगों का लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसी में जो क्लासिफाई हम लोग एलिमेंट किए हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों की पीरियोडिसिटी की, कि मतलब हम लोग समझ पाते हैं एक तरह से कि कोई भी चीज़ कैसे पीरियोडिसिटी, मतलब इन द सेंस कि कोई भी चीज़ कैसे रिपीट हो रही है, बैक टू बैक कैसे रिपीट हो रही है। मतलब जैसे कि एग्जांपल है एल्कली मेटल की, एल्कली मेटल में देखा जाए तो सोडियम है तो उसी का सेम जैसा कौन सा है, पोटेशियम है। एक पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिसिटी कैसे डिफाइन हुआ था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि उसको जो सब सेल में आता था, लास्ट आउटर मोस्ट सेल जिसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आता था वही डिसाइड करता था कि किस ये ब्लॉक में जाएगा। एस ब्लॉक में आता था लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक, पी में तो पी ब्लॉक, डी में डी ब्लॉक, एफ में एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पा रहा है कि क्या कि कोई भी चीज़ जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे हम लोगों का क्या रीज़न होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे मुंह उठाए आए चले आए पढ़ने लगे कि हाँ परीक्षा में आता है, ठीक वो चीज़ ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ कि हम लोगों के सीखेंगे क्या भाई उससे, मतलब हम लोग जानेंगे क्या। अगर परीक्षा में तुम फेल भी हो गए लेकिन कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे तो तुम पढ़ा पाओगे समझ पाओगे, एक तरह से समझने की क्षमता बढ़ती है, दुनिया कैसा है, क्यों ये चीज़ ऐसा हो रहा है। जैसे कि हम एक 9th का वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे कि जैसे पहले क्या होता है कि जब पहले हम लोग बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, चीज़ें जानते नहीं है ना, तो जो जादूगर आते हैं गांव वगैरह में तो क्या होता है कि कुछ ऐसे ही साइंटिफिक चीज़ों का ट्रिक यूज करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, या हाथ की सफाई करते हैं ऐसे कि हम लोग देख नहीं पाते हैं, हम लोग उसको जादू समझ लेते हैं। ऐसा कुछ जादू नहीं होता है, ये अलग अलग एलिमेंट हैं, उनका अलग अलग रिएक्शन होता है ना, तो अलग अलग कलर फॉर्मेशन होता है, अलग अलग चीज़ें बनती है। कोई गैस बन के उड़ जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस हो जाता है, गैस से सॉलिड में भी आ जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एयर में आते ही एक्सपोज टू एयर होता है तो उसमें आग लग जाती है। तो ये जादूगर ऐसा अपना मंत्र कुछ भी बड़बड़ा देता था और उसके बाद हम लोग उसमें आग लग गई, चाहे कुछ गायब हो गया, तो हम लोग उसको क्या समझ लेते थे, ये जादू है। नहीं, अब ये जादूगर हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जैसे जैसे हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के एक तरह से बोले जाए तो एक एक अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग समझ पाएंगे आगे चल के कि कोई भी चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब कि अब ये चीज़ें कैसे शुरू हुई, कैसे पहले जैसे छोटा बच्चा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा हुआ, फिर वो चलना सीखा जो पीछे हम दिखाए हैं जो स्लाइड में था,
फिर उसके बाद वो बड़ा हुआ, थोड़ा बोलने वोलने लायक हुआ, स्कूल जाने लगा, ऐसा हुआ। फिर थोड़ा सा शरारत किया उसने, एडोलेसेंस में आया, बड़ा हुआ, 9-10 तक पढ़ा, फिर अब आप लोगों जैसा हो गया है, यंग। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे पूरी चीज़ को, कि कौन से साइंटिस्ट पहले अर्लियर अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद उन्होंने क्या गड़बड़ी की जिसका उनका मॉडल फेल हुआ, तो उसके बाद कोई आया, वो अपना मॉडल दिया, उसमें बताया कि ये चीज़ें ऐसी हो गई। और धीरे धीरे कुछ रीजन ऐसे भी थे कि नए नए एलिमेंट भी खोजे जा रहे थे, तो इसलिए वो भी कोई ना कोई दिक्कत कर रहा था। तो ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों क्लासीफाई किए, क्यों क्या किए, उसके बारे में फिर आगे चल के हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि हम आगे देख पा रहे हैं कि 2-3 पॉइंट दे देंगे कि क्यों क्लासीफाई किए, उसके रीज़न के बाद, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या अटेम्प्ट किए थे। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, एकदम बढ़िया से, कि समझ में आए। और थोड़ा बहुत जब ये क्वेश्चन, मान लीजिए एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिए, तो उससे बेस पे थोड़ा थोड़ा कोई कोई क्वेश्चन लगाते रहेंगे कि जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चन लगाएंगे और उस चीज़ को हम लोग ट्राई करेंगे कि वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक हम समाप्त करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक तरह से ओवरव्यू इस चैप्टर का देख लिए कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसा इसका ओरिजिन है, क्या ज़रूरत है हम लोगों को पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग एक पैटर्न फॉलो करने लगेंगे। पहले चलेंगे, पहले पुराने अटेम्प्ट देखेंगे, प्राउस्ट के बारे में बता दिए क्योंकि एग्जाम में जल्दी आता नहीं है प्राउस्ट के बारे में, तो इसलिए उसको तो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है। और उसके बाद लोइजियर का, उसका भी नहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। उसके बाद डोबिनियर जो आ जाते हैं, और उसके बाद जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल आ जाता है, फिर लोथरमेयर आगे जाते हैं, अपना देते हैं जो वॉल्यूम और एटॉमिक मास का रेशियो निकाले रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेंडलीफ आते हैं, मेंडलीफ बहुत हद तक चीज़ें सही कर दिए थे। उसके बाद फिर आते हैं मोजले साहब, जो अपना इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड करा के एलिमेंट पे, मेटल पे, उसके बाद उसका एक फ्रीक्वेंसी का रेशियो देते हैं, उस हिसाब से उनका एक स्टेटमेंट होता है। उसी स्टेटमेंट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसमें भी 3-4 साइंटिस्ट मिल के काम किए। मतलब ये सब चीज़ें आगे एकदम बढ़िया से डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो अभी ये जितनी चीज़ें हम बताए हैं उसको कोशिश करिए, थोड़ा सा रियलाइज़ करिए, आंख बंद करिए, सोचिए कि हाँ ऐसा होगा, तो थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा, मज़ा आएगा कि ये चीज़ें हाँ ऐसे होती हैं। उस चीज़ के बारे में जब जानेंगे ना तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये हम लोगों के आसपास आज तक हम ये बर्तन यूज करते थे, लेकिन जान ही नहीं पाए इसके बारे में कि ये क्या है, इसका किससे साथ रिएक्शन हो जाएगा कि क्या बन जाएगा। ठीक है, वही डॉक्टर बता देता है कि नॉन स्टिक का बर्तन मत यूज करिए, क्यों, क्योंकि उसमें टेफ्लॉन लगा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग घिसते हैं तो टेफ्लॉन धीरे धीरे खाने में आता है, फिर हम लोगों को हाजमा खराब करता है, प्लस जो भी अंदर कैंसरस बीमारियां फैला सकता है। ठीक है, और जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनके कुछ, तो धीरे धीरे एक एक एलिमेंट के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो डेली लाइफ की चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी और लगेगा कि हाँ ये इस चीज़ में ये कमी है, इसमें ये फ़ायदा है, तो ऑटोमेटिक आप थोड़ा थोड़ा डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को जान जाएंगे। तो ट्राई करिए इस चीज़ को बढ़िया से समझने के लिए। और कोई भी डाउट हो रहा है तो आके आप या तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप करके बता सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, ये कैसे होगा, इस चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आगे ऐसे ही कंटिन्यू पूरे केमिस्ट्री का एक सीरीज आएगा जिसमें 11, 12, 9, 10 सब कवर करेंगे, और जेई मेंस लेवल तक प्लस नीट के पूरे एक तो पूरा लेवल हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, बाद में सब वीडियो लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आया जाएगा क्वेश्चन को, जो लाइव आया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, तो हर वीडियो आएगा ऐसे ही। तो आप वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए और मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो थैंक यू।